नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। नहर टूटते ही आसपास की कृषि भूमि पर न केवल पानी भर गया, बल्कि सिंचाई के लिए जमा लाखों लीटर पानी भी बर्बाद होकर रह गया। इस कटाव की वजह से किसानों को दो तरफा नुकसान हुआ है। एक तो उन किसानों की जमीन पर पानी भर गया जहां वो बुआई करने वाले थे, और दूसरी तरफ अब उन किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए कम पानी मिलेगा। नहर टूटने की ये तस्वीरें श्री गंगानगर से आई हैं। यहाँ इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सूरतगढ़ शाखा में बुर्जी संख्या 275 आरडी पर कटाव होने से जैतसर की कृषि भूमि जमीन जलमग्न हो गई। और आज अभी करीबन मैं मौके पर हूँ, नहर के कटाव के पास खड़ा हूँ और 150 फुट से ऊपर कटाव हो गया और शाम तक हो सकता है ये मतलब बांध ली जाएगी नहर। ये नहर की कोई वाचिंग की यहाँ व्यवस्था नहीं है। पेड़ है, जंगल खड़ा है, ना यहाँ वाचिंग के लिए कोई आ सकता है। अगर यहाँ से पेड़ कोई हटाते हैं तो ये फार्म वाले हैं, उन किसानों के खिलाफ या जो भी अधिकारी आता है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की धमकी देते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपका मन जरूर खट्टा हो गया होगा, लेकिन कोटा की सच्चाई यही है और इसी सच्चाई की वजह से इस कोचिंग सिटी पर डेंगू और कीटों से फैलने वाली बीमारियों का कहर टूटा है। ये गंदा नाला कोटा के जवाहर नगर इलाके में मौजूद है, जिसकी सफाई का काम महीनों से नहीं हुआ है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से इस नाले में पानी सड़ रहा है और इससे फैल रही बदबू से लोग परेशान हैं। इतना ही नहीं, यहाँ फैली गंदगी की वजह से शहर में मच्छरों का आतंक फैला हुआ है और उसकी वजह से कोटा में डेंगू के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। शिकायत भी दी हुई है नगर निगम में। यहाँ पे जो ये हो रहा था नाला की सफाई वगैरह करी तो यही कचरा डाल दिया। मेरे पास एप्लीकेशन भी दी थी, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर। अभी तक कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। सियासत और सियासी लोगों के अजब गजब रंग अक्सर देखने को मिल जाते हैं। उसी कड़ी में नया नाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का जुड़ गया है। सफेद कुर्ते वाले किसानों के साथ पीले कुर्ते में जैली उठाए ये सतीश पुनिया हैं, जो किसानों संग बाजरा की तैयारी की कोशिश में लगे हैं। किसानों की तरह हाथ सदे नहीं है थ्रेसर में बाजरा के सिट्टे डालने में, लेकिन सतीश पुनिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके हाथ भी किसानों की तरह तेज तेज चलें। अब इतनी मेहनत करेंगे तो फिर पसीना आना तय है और भूख लगना भी लाजमी है। सतीश पुनिया को भी भूख लग गई, लिहाजा बैठ गए वो भी किसानों के संग चाय पानी करने। चाय के साथ चर्चा शुरू हुई तो फिर खेती किसानों में समस्या से लेकर प्रदेश से लेकर देश की बात निकली और सतीश पुनिया किसानों को ये समझाते रहे कि बीजेपी ने किसानों के लिए क्या क्या किया और अभी क्या क्या करने की जरूरत है। दरअसल इस तरह की कवायद से नेता अक्सर ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो अब भी जड़ों से जुड़े हैं और लोगों की समस्याओं को वो समझते हैं। ये चलन यूं तो ठीक है, लेकिन इन किसानों को परेशानी तब होती है जब उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता और उन्हें उनका हक नहीं मिलता। दिवाली का त्योहार हो और सब्जियों की कीमतें आसमान पर हो तो फिर जेब पर डाका पड़ने की बात छोटी हो जाती है और ऐसा लगता है मानो जेब में आग लग गई हो। आपको बता दें कि इन दिनों प्रदेश के दूसरे हिस्सों की तरह कोटा में भी सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। टमाटर जो कभी 20 से 30 रुपए किलो मिलता था, अब उसकी कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है तो कोई भी हरी सब्जी ऐसी नहीं है जिसकी कीमत 50 रुपए प्रति किलो से कम हो। दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और सब्जियों की कम आवक की वजह से यहाँ सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और अगर 1 से 2 दिनों में ये कीमतें कम नहीं हुई तो फिर दिवाली पर जेब का जलना तय है। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। ये तस्वीरें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 141वें पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड की है। महाराष्ट्र में पुणे के खड़कवासला में आयोजित इस पासिंग आउट परेड की समीक्षा के लिए सेना प्रमुख एम नरवणे खुद यहां पहुंचे थे। आपको बता दें कि खड़कवासला में ये चौथी पासिंग आउट परेड है जिसका आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखकर किया गया है। वैसे ये पहला मौका है जब यहाँ पासिंग आउट परेड की मीडिया कवरेज की गई है। इससे पहले आयोजित तीनों पासिंग आउट परेड से मीडिया और मेहमानों को दूर रखा गया था। इस बार भी यहाँ मेहमानों को पासिंग आउट परेड के लिए नहीं बुलाया गया है।
हाँ, कुछ चुनिंदा मीडिया संस्थानों को इसकी कवरेज की इजाजत जरूर मिली है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला देश के सर्वश्रेष्ठ सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में 6 अक्टूबर 1949 को हुई थी और अकेडमी की विधिवत शुरुआत 26 जनवरी 1955 को हुई थी। यहाँ कैडेट्स को तीनों सेनाओं में अधिकारी के तौर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और इसके लिए हर साल यहाँ 300 से 350 युवाओं को प्रवेश मिलता है। मुंबई पुलिस की निर्भया दस्ते की सदस्यों के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मलाड में 2 महिलाओं ने अपनी गाड़ी से ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस वाले ने पुलिस कंट्रोल रूम को खबर दी, जिसके बाद मौके पर निर्भया दस्ते की सदस्य पहुंची। निर्भया दस्ते की सदस्यों की ओर से जब इन महिलाओं से पूछताछ की कोशिश की गई तो इन्होंने उन पर हमला कर दिया। खास बात यह है कि उस झगड़े का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों आरोपी महिलाओं की करतूत रिकॉर्ड है। इन महिलाओं की इस करतूत की वजह से इन पर सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट और काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपी महिलाओं की पहचान मलाड के पोद्दार पार्क में रहने वाली शिवानी केडिया और लक्ष्मी केडिया के रूप में हुई है। गुजरात के सूरत से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। बताया गया है कि जरासी बात पर एक आदमी ने एक बच्चे की पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटाई करने वाला शख्स बच्चे से सिर्फ इसलिए नाराज था क्योंकि वो बच्चा सोसाइटी में अपने पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए निकला था, जिसे देखते ही एक आदमी अपने घर से बाहर निकल आया और कुछ कहते हुए उसने कुत्ते के साथ खड़े एक बच्चे के कंधे को जोर से पकड़ लिया। इससे जुड़े एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि बच्चे ने जब खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो वो आदमी और भड़क गया और उसने बच्चे की पिटाई करनी शुरू कर दी। इस बीच बच्चा जमीन पर गिर गया, लेकिन उस आदमी ने बच्चे को पीटना नहीं छोड़ा। पिट रहे बच्चे को बचाने के लिए कुछ और बच्चे भी वहां पहुंच गए, लेकिन आदमी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। बच्चे को छोड़ देने के बावजूद वो आदमी बच्चे को डांट लगाता नजर आया। कुछ ही देर में एक महिला भी वहां पहुंच गई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। बताया गया है कि बच्चे और उसके परिवार ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने पिटाई करने वाले आदमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक इलाके में पटाखे फोड़ने के दौरान आग भड़क गई। ये पटाखे गली में खेल रहे कुछ बच्चे फोड़ रहे थे, जिन्होंने पटाखे को एक सीवर के ढक्कन पर रख दिया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें साफ दिखा कि 5 बच्चे एक साथ बैठे थे। अचानक सभी उठे और बाहर मौजूद सीवर पर पटाखे को रखकर उसमें आग लगाने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने तीली को माचिस से रगड़ा, सीवर में गैस होने की वजह से आग भड़क उठी। लपटों के उठते ही वो बच्चे वहां से भागे और तितर बितर होकर अपनी जान बचाई। इतने में आसपास मौजूद लोग बाल बाल बचे इन बच्चों के पास पहुंचे और उन्हें संभाला। दिवाली पर कभी नादानी और कभी भूल से ऐसे हादसे हो जाते हैं जो जिंदगी भर का दर्द दे जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि पटाखे जलाते समय बहुत बहुत सावधानी बरतें और अपने आसपास के लोगों को भी सही सलामत रखें। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में मारपीट हो गई। बताया गया है कि वहां के सुरक्षा कर्मियों ने कुछ लड़कों को बुरी तरह से पीट दिया, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने बना लिया, जिसमें दिखा कि नीली वर्दी में एक सिक्योरिटी गार्ड लड़के की तरफ बढ़ा। इस बीच एक दूसरे आदमी ने उस लड़के पर डंडे से हमला बोल दिया। इसके बाद देखते ही देखते कई गार्ड वहां इकट्ठा हो गए और सबने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। अबे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लड़के ने आरोप लगाया कि उसकी कार का स्टिकर ना होने की वजह से बहस हुई और इसके बाद सारे गार्ड उन दोनों पर टूट पड़े। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद इस पर एक्शन भी लिया। आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हम लोग के पास अभी तक कोई शिकायत नहीं दी जा रही है। सोसाइटी में इस मारपीट से बाकी लोग भी सहम उठे। वहां मौजूद लोग सुरक्षा कर्मियों को रोकते नजर आए, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों के लोग बाढ़ की आशंका से घबरा गए हैं। यूपी में बहने वाली गंगा, रामगंगा और बूढ़ी गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। इतना ही नहीं, बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से यहां हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाके बाढ़ के पानी में घिर गए हैं। इस आफत का सामना फर्रुखाबाद जिले को भी करना पड़ा, जहां करीब 200 गांवों में हाहाकार मच गया। सामने आई एक तस्वीर में सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखाई दिया। उसी पानी में जिनका निकलना जरूरी था वो किसी तरह जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ी को पार कराते दिखे।
कई लोग तो डर के मारे ऊंची जगहों पर खड़े ही रह गए। बाढ़ के पानी ने कई इलाकों को पूरी तरह से डुबो दिया। सबसे ज्यादा परेशानी तो पैदल चलने वालों को हुई, वो किसी तरह संभल कर आगे बढ़ते गए। वहीं जिन इलाकों में पानी का स्तर काफी ज्यादा था, वहां लोगों को नावों का सहारा लेना पड़ा। कई जगहों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर गया। इस तबाही से किसान तो पूरी तरह टूट गए, क्योंकि उनकी कई महीनों की मेहनत बाढ़ में डूबने से बर्बाद हो गई। मतलब ये तबाही मची हुई बाढ़ की, इससे आगे गेहूं की कोई उम्मीद नहीं है कि 2 महीने तक ये पानी नहीं निकलेगा। इसी तरह की तस्वीरें हरदोई से भी सामने आई। वहां भी नदियों के पानी ने खूब कहर बरपाया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। मतलब उन इलाकों में बाढ़ की वजह से ना तो कोई जा सकता है और ना वहां फंसे लोग आसानी से निकल सकते हैं। रामगंगा, गंगा और गर्रा बहती हैं, वो पूरी तरह से उफान पर थी और अब उन्होंने अपना असर दिखा दिया है। यूपी के अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दीपोत्सव के दौरान कई झांकियां भी निकाली जाएंगी और उसी के लिए यहां 11 ट्रकों को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। इन 11 ट्रकों को सजाने के लिए 22 आदमी दिन रात लगे हुए हैं। इन ट्रकों पर प्रभु श्री राम से जुड़ी तस्वीरों और कहानियों को चित्रित किया जा रहा है। झांकी में हम वो गुरुकुल शिक्षा, राम दरबार, उत्तरसे यज्ञ, बाकी पर काम चल रहा है। हम लोग को चित्रकारी है, हम लोग चित्रकारी करते हैं, तो चाहे भगवान राम का रहे चाहे किसी का रहे, हम लोग सारा दिल से करते हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में 1 से 6 नवंबर तक दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है। इस दौरान 3 नवंबर को दीपोत्सव का आयोजन किया जाना है। साथ ही प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित कई झांकियां भी निकाली जाएंगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से की जा रही खुदाई के दौरान एक 10वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर की आधारभूत संरचना मिली है। ये प्राचीन मंदिर भुवनेश्वर के सुकासरी मंदिर परिसर में स्थित मंदिर के उत्तर पूर्व कोने पर स्थित है। खास बात यह है कि इस प्राचीन मंदिर के अवशेष प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर से भी पुराने बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्राचीन मंदिर का अवशेष 10वीं शताब्दी का है, जो कि मुख्यतः धरातल से 8-9 फीट की गहराई में है। जिस स्थान पर इस प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, वहां करीब 50 साल पहले संस्कृत कॉलेज चलाया जा रहा था। दरअसल अवैध अतिक्रमण और निर्माण की वजह से सुकासरी मंदिर परिसर से बिंदुसागर झील तक कई मंदिर मिट्टी के नीचे दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालने के लिए यहाँ खुदाई का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने एक मरा क्षेत्र परिसर के सौंदर्यीकरण की योजना बनाई है और इसके लिए ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी संस्थान को अतिक्रमण हटाने और निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। लकड़ियों के जिन पट्टों को करीने से रखा गया है, उन्हीं पट्टों से यहाँ उन बल्लों का निर्माण होता है जिसे हाथ में लेकर क्रिकेट के मैदान में कोहली से लेकर रोहित शर्मा और तमाम क्रिकेटर गदर मचाते हैं। कश्मीर के अनंतनाग में इन दिनों विलो बैट का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इस कारोबार की वजह से यहाँ के लोग अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में सिर्फ कश्मीर में ही विलो के पेड़ होते हैं और यहीं इसकी लकड़ी से बैट बनाने का काम होता है। यूं तो पूरे कश्मीर में विलो बैट बनाने वाली इकाइयां मिल जाएंगी, लेकिन अनंतनाग जिस तेजी से विलो बैट के निर्माण में विकास कर रहा है, वैसी तेजी कहीं और दिखाई नहीं देती। कश्मीर में 400 के करीब बैट बनाने वाली इकाइयां हैं, जिसमें से अकेले अनंतनाग में 200 से ज्यादा इकाइयां हैं। यहाँ होने वाले बैट निर्माण के कारोबार की बात करें तो ये करीब 100 करोड़ का है और यहाँ से सालाना 32 लाख से ज्यादा बैट का निर्यात होता है। ये पूरे कश्मीर के लिए मसरत की बात है, क्योंकि हमारी चीज़ को रिकॉग्निशन मिली है, वर्ल्ड रिकॉग्निशन, तो आगे के लिए इंडस्ट्री के लिए ये रास्ते खुल गए हैं। तो ये बेहद मसरत की बात है कि अभी हम कश्मीर का जो ब्रांड है ये हम इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए हैं। इससे ये चीज़ होगी हमें कि एक बूस्ट अप मिलेगा हमें। जिस मौके का इंतजार इन युवाओं को शिद्दत से था, वो मौका जब इनके हाथ आया तो फिर इन्होंने अपनी काबिलियत और हुनर दिखाने में ना एक पल की देरी दिखाई और ना अपने डेडिकेशन में कोई कमी की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जिस कैंप में ये स्थानीय युवा अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं, उस कार्यक्रम का नाम है टैलेंट हंट एंड म्यूजिकल फेस्टिवल और इसका आयोजन भारतीय सेना की ओर से किया गया था।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों का कहना है कि ये मंच पाकर वो बेहद खुश हैं और उन्हें मौका मिला तो वो कश्मीर की स्थानीय कला को और आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना की ओर से अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है। जो मैसेज यही है कि आगे बढ़िए। मैं तो पहले भी बोलता रहा हूँ, जो ड्रग्स से दूर रहो, अपना जो भी आपका टैलेंट है, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करिए, खेलकूद में आगे बढ़िए, म्यूजिक में पार्ट लीजिए, ये करके आगे बढ़िए। गोवा की पारंपरिक नृत्य शैली छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 की भव्य शुरुआत हुई है। इन सारे कलाकारों का हम सम्मान तालियों की करकल ध्वनि से करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ मिलकर इस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सदस्य बीके हरिप्रसाद, युगांडा और पैलेस्टाइन के काउंसलर और अन्य अतिथियों ने गौर मुकुट और वाद्य यंत्र मांदर लेकर इस महोत्सव में शामिल कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर तक चलने वाले इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्य उत्सव में 2021 समारोह में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार शामिल हो रहे हैं। गोवा के पीछे गुजरात का। इतना ही नहीं, 7 देशों जिसमें नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, स्वाजीलैंड, मालदीव, पैलेस्टाइन और सीरिया से आए विदेशी कलाकार भी यहां अपनी कला की छटा बिखेरेंगे। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। ऐसी ही आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तानी मीडिया का गला घोट दिया है। दरअसल पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पैमरा ने टीवी चैनलों और अन्य सभी मीडिया आउटलेट्स को यह आदेश जारी किया है कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-लब्बैक यानी TLP की किसी भी गतिविधि को कवर न किया जाए। पैमरा की ओर से ये प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आचार संहिता 2015 के तहत लगाया गया है, जो प्रतिबंधित संगठनों को कवर करने पर रोक लगाता है। बता दें कि पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने 15 अप्रैल 2021 को आतंकवाद के मामलों में शामिल होने के लिए TLP को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था और नए आदेश के तहत सभी सैटेलाइट टीवी चैनलों, FM रेडियो स्टेशनों और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस नेटवर्क को प्रतिबंधित संगठन के बारे में सूचना का प्रसार बंद करने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि इन दिनों प्रतिबंधित TLP के हजारों कार्यकर्ता अपने नेता की रिहाई और फ्रांस के राजदूत को निष्कासित करने की मांग को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद की ओर जा रहे हैं। इनकी योजना इस्लामाबाद घेरने की है और इन लोगों को रोकने के लिए इमरान सरकार ने सेना बुला ली है। आतंकवाद से निपटने के लिए फ्रांस के सैनिकों ने फ्रेंच गयाना के जंगलों में गोरिल्ला लड़ाई का अभ्यास किया। दरअसल इन दिनों फ्रांस बुर्किना फासो जैसे अफ्रीकी देशों में अलकायदा और कई दूसरे आतंकवादी संगठनों से लड़ रहा है, जहां आतंकवादी छिपकर हमला करने की गोरिल्ला रणनीति का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में फ्रांस के सैनिक उनका मुकाबला कर सकें, इसके लिए उन्हें फ्रेंच गयाना भेजा गया, जहां उन्होंने घने जंगलों में जंग का अभ्यास किया। अभ्यास के लिए जवानों पर घात लगाकर हमला करने का सीन बनाया गया। इसके लिए जवानों की टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से ने आतंकवादियों की तरह पेट्रोलिंग कर रहे जवानों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले के बाद फ्रांसीसी जवानों ने भी पोजीशन संभाल ली और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। देखते ही देखते वो वीरान जंगल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इस दौरान जवानों को अपने घायल साथियों को बाहर निकालने और जंगल में खराब हालात में जिंदा रहने की ट्रेनिंग दी गई। फ्रांस में इस तरह के घने जंगल और हालात नहीं है, इस वजह से इन जवानों को फ्रांस के ही शासन वाले फ्रेंच गयाना में अभ्यास के लिए भेजा जाता है। बेलारूस से आ रहे रिकॉर्ड तोड़ शरणार्थियों की वजह से यूरोप का देश लिथुआनिया इस कदर परेशान है कि उसने अपने बॉर्डर पर बैरियर बनाने का काम शुरू कर दिया है। बेलारूस में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप की वजह से यूरोपियन यूनियन ने उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन का सदस्य लिथुआनिया भी बेलारूस के विपक्ष के साथ खड़ा है। आरोप है कि इसी वजह से बेलारूस लिथुआनिया में दूसरे देशों से आए शरणार्थी छोड़कर उससे बदला ले रहा है।
बेलारूस की इस हरकत से निपटने के लिए लिथुआनिया ने बेलारूस से लगने वाली अपनी सीमा पर बाकायदा बाड़बंदी शुरू कर दी है। कई मजदूर और इंजीनियर वीरान बॉर्डर पर तेजी से कटीली तारों का जाल बिछाते दिखे। कई फीट लंबी कटीली तारों को एक के ऊपर एक रखकर इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर दी गई जिससे कोई उन्हें फांद ही न पाए। बाढ़ के बगल में लोहे के बड़े बड़े खंभे जमीन में गाड़कर उससे मजबूत जाली जोड़ दी गई। मतलब शरणार्थियों को रोकने का फुल प्रूफ इंतजाम। बताया गया है कि इस बैरियर को बनाने में लिथुआनिया को लगभग 17 करोड़ 40 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 1300 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस साल बेलारूस से 4000 से ज्यादा शरणार्थी जबरन लिथुआनिया में घुस चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर लिया है। पिछले कई दिनों से ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि फेसबुक एक नए नाम के साथ रीब्रांड करने की प्लानिंग बना रही है। दरअसल फेसबुक मेटावर्स बनाने पर फोकस कर रही है, जो मूल रूप से एक ऑनलाइन दुनिया है जहां लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट में ट्रांसफर करने और कम्युनिकेशन करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पूरा करने के लिए कंपनी ने वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी में भारी इन्वेस्ट किया है। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने पहले ही ये घोषणा की थी कि कंपनी महज एक सोशल मीडिया कंपनी से आगे बढ़कर मेटावर्स कंपनी बनेगी और एम्बेडेड एंटरटेनमेंट पर काम करेगी, जिसमें असल और वर्चुअल दुनिया का मेल पहले से कहीं अधिक होगा। फेसबुक के फॉर्मर सिविक इंटीग्रिटी चीफ समित चक्रवर्ती ने कंपनी को मेटा का नाम का सुझाव दिया था। इससे पहले फेसबुक ने 2005 में भी कुछ ऐसा ही किया था, जब उसने अपना नाम द फेसबुक से बदलकर फेसबुक कर दिया था। दुनिया भर में फेसबुक का इस्तेमाल 3 अरब से ज्यादा लोग करते हैं। वहीं भारत में फेसबुक का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 41 करोड़ है। अमेरिका के लॉस एंजल्स से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक भालू रिहायशी इलाके में घुस गया था, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि ये भालू खाने की तलाश में भटकते हुए पास के जंगल से बाहर निकल आया और फिर रिहायशी इलाके में दाखिल हो गया। इस भालू की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें वो बस्ती के अंदर घुसने की कोशिश करता दिखा। हालांकि वहाँ लोहे की जाली लगाई गई थी, लेकिन भालू काफी होशियार निकला और वो रेंगते हुए जाली के नीचे से दूसरी तरफ पहुँच गया। कुछ देर बाद वो लोगों के घरों के बाहर घूमता दिखाई दिया। वो काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा। साथ ही मकानों के अंदर घुसने की कोशिश में वो खिड़कियों और दरवाजों के अंदर भी झांकता नजर आया। इस भालू के इस कदर भटकने की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। हालांकि किसी ने उसे तंग नहीं किया और कुछ देर भटकने के बाद वो वहां से भाग निकला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।